हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 का ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 9। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 8 लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, जो आप लोग की मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। जी हाँ गाइज, संकुलन क्षमता से रिलेटेड 3 डेरिवेशन आते हैं। आद्र यानी सरल एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता। इन तीनों के लिए, ठीक है, इन तीनों में से एक आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर में आता है और आएगा ही आएगा आप लोग के एग्जाम में। तो सो यार, यही मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इन तीनों को आप अच्छे से, इसका जो डेरिवेशन होता है आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपके कोचिंग या स्कूल में भी शायद इसका डेरिवेशन ना बताया जाए, जैसे आंध्र या सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता का जो परिकलन होता है, ठीक है, सीधे बता दिए कि हाँ इसका जो मतलब संकुलन क्षमता होता है इतना होता है, आपको इसका डेरिवेशन ना कराया जाए। लेकिन मैं आपको इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कराऊंगा और पूरा का पूरा आपको जो इसका संकुलन क्षमता होता है 52.4% उसको लाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल हम दो आंध्र यानी सरल आंध्र को ही हम सरल एकक कोष्ठिका बोलते हैं, ठीक है, और जो सेकेंड है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इन दोनों के संकुलन क्षमताओं का परिकलन करेंगे। और अगली वीडियो में जो हम लोग का अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसकी संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे, ठीक है गाइस। संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, आप लोग याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कि संकुलन क्षमता क्या होता है। जो ये संकुलन क्षमता शब्द है, इसे देखते हैं कि संकुलन क्षमता आखिरकार होता क्या है। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, जी हाँ गाइज, 12th ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मात्र 499 रुपये में बेस्ट क्वालिटी में आपको नोट्स मिल जाएगा। वैसा नोट्स मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन, ऐसे तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से हमारी जो नीलेश क्लासेज उसे डाउनलोड ही कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, नोट्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। लाइक वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके अलावा सभी वीडियो लेक्चर वहाँ भी अवेलेबल है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मतलब वहाँ पे भी फ्री में सब नोट्स कुछ देते हैं, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा नोट्स पूरा का पूरा बाई करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट का एक एक लेसन का, तो मात्र 499 रुपये में आप वहाँ से ही बाई कर सकते हैं, वहाँ से ही खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संकुलन क्षमता की संकुलन क्षमता होता क्या है। तो देखिए, संकुलन क्षमता को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। संकुलन क्षमता, देखिए मैं आपको इसकी थोड़ी डिफिनीशन बताता हूँ। देखिए, क्रिस्टल जालक में, ठीक है, पहले इसकी मैं डिफिनीशन ऐसे ही बताया था, उसके बाद मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको संकुलन क्षमता मतलब समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, संकुलन क्षमता क्या होता है। क्रिस्टल जालक में, ठीक है, प्रभावी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने एक प्रभावी कण शब्द मतलब उपयोग किया। प्रभावी कण से क्या, मैंने पिछली वीडियो में प्रभावी कण का नाम लिया था, और अगर आपने वो मतलब एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े होंगे तो उसमें भी काफ़ी मतलब प्रभावी कण के बारे में आप आसानी से जानते होंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उससे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। एक तरह से यहाँ इस तरह से मैं आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण लेकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिए यह एक खेत है, ठीक है, यह एक मान लेता हूँ कि खेत है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए 4 बीघा का प्लाट है, ठीक है, 4 बीघा का प्लाट है। तो इसमें से मान लीजिए मतलब कोई व्यक्ति है 3 बीघा इसको मतलब घेर लिया, तार की मदद से इसको घेर दिया, ठीक है। तो इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी दोस्तों, वो होगी 4 में से उसने 3 घेर लिया, ठीक है, ये इसकी संकुलन क्षमता हो गई। और इसका प्रतिशत निकाला हो तो गुणे 100, ठीक है। सेम इसी तरह एकक कोष्ठिका में भी संकुलन क्षमता निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, लाइक हमने कहा कि क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण क्रिस्टल जालक के कुल यानी क्रिस्टल जालक का जो कुल आयतन है, ठीक है, उसका जितना मतलब भाग घेरते हैं उसे ही संकुलन क्षमता कहते हैं। तो यानी हम संकुलन क्षमता के यहाँ से हम लोग फार्मूला देखें कि संकुलन क्षमता इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। आप नोट्स ले लीजिएगा, उसमें अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा कि प्रभावी कण का आयतन, ठीक है दोस्तों, प्रभावी कण का आयतन, ठीक है। चूंकि यहाँ पे भी आयतन था, 3 बीघा का आयतन निकालेंगे, यहाँ पे 4 बीघा का आयतन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी प्रभावी कण का आयतन संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रभावी कण का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है दोस्तों, एकक
कोष्टिका का आयतन। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कितने लोग यहाँ प्रभावीकरण की जगह अवयीकरण भी बताते हैं, अवयीकरण भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो पढ़ा रहा हूँ उसमें इसको प्रभावीकरण ही लिया हूँ। ठीक है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। आपने पिछले वीडियो लेक्चर अगर देखे होंगे तो आपको इसको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब देखिए, इसका हमें प्रतिशत निकालना होता है, तो गुणे यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का संकुलन क्षमता का मतलब एक तरह से बोले तो फार्मूला। लेकिन इसको अब गणितीय रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल फार्मूला हो कि संकुलन क्षमता बराबर प्रभावी कण का आयतन बटा एकक कोष्टिका आयतन गुणे 100। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं और डिफिनेशन बताना चाहूंगा संकुलन क्षमता की कि क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण, ठीक है, क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे ही क्या कहते हैं कि संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और संकुलन क्षमता बराबर प्रभावी कण का आयतन बटा एकक कोष्टिका का आयतन गुणे 100। ठीक है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं पीई, मैं लिखता हूँ पैकिंग इफिशियंसी होता है संकुलन क्षमता, इसके जगह पे ये इंग्लिश इसका लिखता हूँ पीई 60 में। ठीक है, प्रभावी कण का आयतन। अब देखिए, मान लीजिए प्रभावी कण कितने हैं, हमने मतलब जब संकुलन क्षमता का हमने प्रकारों के बारे में एकक कोष्टिका के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने मतलब एससीसी या फिर या बीसीसी या एफसीसी मतलब सबके लिए अलग अलग हमने प्रभावी कण निकाले थे। ठीक है, तो यानी प्रभावी कण अलग अलग होते हैं। तो प्रभावी कण का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए आयतन कैसे निकालेंगे, तो प्रभावी कणों की संख्या, ठीक है, प्रभावी कणों की संख्या, ठीक है, प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक प्रभावी कण का आयतन। ठीक है, यानी सीधे मैं प्रभावी यहाँ नहीं लिखता हूँ, या लिख ही देता हूँ, एक प्रभावी कण का आयतन। ठीक है दोस्तों, बटा, यानी देखिए प्रभावी कण का आयतन हमें निकालना हो तो प्रभावी कणों की संख्या, मान लीजिए प्रभावी कणों की संख्या 5 है और एक कण का आयतन मान लीजिए 3 है, तो 5 × 15, यानी पूरे कण का जो आयतन होगा 15 होगा। तो सेम मैंने यहाँ जो प्रभावी कण का आयतन है इसको इस टाइप में बदल दिया, यानी प्रभावी कणों की जितनी संख्या है उसमें एक जो प्रभावी कण का आयतन उससे गुणा कर देंगे तो हमें पूरे प्रभावी कणों का आयतन निकल जाएगा, और बटा एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है दोस्तों, सीधे इसको मैं यही रहने देता हूँ, एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, एकक कोष्टिका का आयतन, और ये हो गया हम लोग का गुणे 100, यानी प्रतिशत के लिए गुणे 100। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसकी हम जो पैकिंग इफिशियंसी होती है यानी संकुलन क्षमता, अब इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए प्रभावी कणों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने पीछे ही जब मतलब एकक कोष्टिका प्रकार में बताया तो मैंने बताया कि प्रभावी कणों की संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, इसको मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था। ठीक है, यानी प्रभावी कण मीन्स क्या, देखिए प्रभावी कण मीन्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रभावी कण का मतलब कहने का है, देखिए यहाँ पे चलिए ऊपर इसको बता लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, लाइक देखिए हमने मान लीजिए मैं ये एक आंध्र एकक कोष्टिका बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए यानी आंध्र यानी वही सरल एकक कोष्टिका, आंध्र एकक कोष्टिका को ही सरल एकक कोष्टिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग की एक आंध्र एकक कोष्टिका हो गई। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था, ठीक है, शायद चौथा कि 5वां लेक्चर में, कि जो हम लोग की आंध्र एकक कोष्टिका होती है उसके केवल कोने पे मतलब कण उपस्थित होते हैं, 8 कोने पर कण उपस्थित होते हैं, लेकिन इन सभी कोणों का जो सभी ये कण हैं, ठीक है, इनका योगदान इसी एकक कोष्टिका में नहीं होता है, इसके आसपास सटी अलग अलग एकक कोष्टिकाओं में भी इनका योगदान होता है। तो इन कणों का जितना योगदान इस एकक कोष्टिका में होता है, ठीक है, उसी को हम प्रभावी कण बोलते हैं, यानी जो इसमें अपना प्रभाव डालते हैं, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। और ये सिंपल जो ये हम लोग की आंध्र एकक कोष्टिका यानी सिंपल जो हो गई सिंपल क्यूबिक सेल, इसके लिए अलग, यानी एससीसी के लिए अलग, एफसीसी के लिए अलग, बीसीसी के लिए अलग, ईसीसी के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग होती है, और हमने इसे निकाल कर बतौर मतलब बताया भी है। तो अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जेड क्या है। ठीक है, तो जेड है प्रभावी कणों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो प्रभावी कणों की संख्या को हमने यहाँ जेड लिख दिया, और एक कण का आयतन। अब देखिए एक कण का आयतन, अब देखिए इसमें जो कण है, ठीक है, कण है, आपने पिछली वीडियो लेक्चर देखा, इन कणों को ही कण मतलब आप समझिए कि अणु परमाणु आयन। ठीक है, और इन अणु परमाणु आयन को आप पिछले वीडियो लेक्चर में देखते आ रहे हैं कि हम एक ठोस गोला मानते हैं। तो अगर इस मतलब ये जो प्रभावी कण है इसको एक ठोस गोला माने तो एक गोले का आयतन के बराबर ही एक प्रभावी कण का आयतन होगा। तो एक गोले का आयतन क्या होता है आप लोग जानते हो, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू होता है एक गोले का आयतन। ठीक है, अब देखिए होल बटा में, ठीक है,
होल बटा में, अब देखिए एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है। अब देखिए एकक कोष्टिका चूंकि घनीय होती है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आर्द्र एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता सीधे मैंने लिखा है। देखिए जहाँ एकक कोष्टिका आ जाए समझिए कि वो घनीय की बात की थी। आर्द्र घनीय एकक कोष्टिका या मतलब फलक घनीय केंद्रित एकक कोष्टिका इस तरह होता है, ठीक है। मैंने घनीय नहीं लिखा है, छोड़ दिया है, और इस तरह शार्ट में यही लिखा जाता है कि आंध्र एकक कोष्टिका या एससीसी यही लोग बोलते हैं। देखिए आंध्र एकक कोष्टिका लिखने का मतलब सभी जगह घनीय है, ठीक है। जितनी भी एकक कोष्टिकाएं होती है सभी घनीय होती है, ठीक है। तो देखिए यही यहाँ पे एकक, चूंकि सारी एकक कोष्टिकाएं जो होती है वो घनीय होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका क्या है, घनीय है, तो घन का आयतन आप लोग जानते हो कि एक क्यू होता है, यानी भुजा का क्यू, ठीक। तो एकक कोष्टिका आयतन की जगह यहाँ हम एक क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है यानी संकुलन क्षमता होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद रखिए जेड गुणे 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू होल बटा में ए क्यू, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को इसका जो फार्मूला है, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आई होप आप लोग को संकुलन क्षमता अच्छे से क्लियर हो गया होगा। संकुलन क्षमता की परिभाषा और संकुलन क्षमता का ये जो फार्मूला है जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू, ठीक है, होल बटा में ए क्यू, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये अभी हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तो उसमें इसका उपयोग होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ हम ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आंध्र, जो आंध्र होती है, आंध्र यानी इसी को हम सरल कहते हैं, आंध्र घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। मैंने केवल आंध्र एकक कोष्टिका लिखा है। जहाँ मैं कोई एकक कोष्टिका का नाम ले लिया, आप समझिए कि घनीय की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि एकक कोष्टिकाएं हमेशा घनीय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके लिए हम संकुलन क्षमता का परिकलन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका चित्र बनाकर समझाना चाहूँगा कि आंध्र एकक कोष्टिका होती क्या है, ठीक है। ऐसे तो आपने इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से जान लिया होगा, ठीक है। अगर आप देखे होंगे तो आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ अभी मैंने जो चित्र बनाया उधर ऊपर, वही चित्र सेम अभी फिर बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका इस तरह आप चित्र भी बनाने को जानिएगा। ऐसे तो एग्जाम में चित्र, हाँ, डेरिवेशन आ जाएगा तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। ऐसे चित्र मतलब उतना इसका प्रचलन में नहीं है, चित्र कहीं बनाने को नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी जब इसका एग्जाम में डेरिवेशन आ जाएगा तो आपको चित्र तो किसी न किसी तरीके से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का ये, चलिए इसको उतना अच्छे से, चलिए मान लीजिए। अब देखिए हम लोग की मान लीजिए आंध्र एकक कोष्टिका को, इस आंध्र एकक कोष्टिका जानते हैं कि 8 कोने पे एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। पीछे के जो लेक्चर है उनमें हमने ये कवर कर लिया कि 8 कोने पे एक जिस मतलब अवयवी कण होंगे तो जो एकक कोष्टिका होगी वह आंध्र एकक कोष्टिका होगी। तो ये एक आंध्र एकक कोष्टिका है। तो देखिए आंध्र एकक कोष्टिका है, मान लेता हूँ कि ये इसकी जो मतलब ये प्रत्येक जो डायमेंशन होती है आपस में ये बराबर होती है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये एक डायमेंशन हम लोग की, ठीक है, ये जो बीमा है यहाँ से यहाँ तक की ए है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये ए है तो ये भी ए होगी, क्योंकि सारी भुजाएं जो होती है घन में आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगर ये ले ले तो ये भी आपस में बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ले तो ये भी ए ही होगी, ठीक है, यानी सारी डायमेंशन ए होगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको हम कैसे इसका संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए, ठीक है, आंध्र एकक कोष्टिका यानी जिसको हम सिंपल कॉविक सेल बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं, सॉरी एससीसी, ठीक है। इसके लिए जो जेड का मान होता है आप लोग याद रखिएगा हमेशा 1 होता है, ठीक है। एक कैसे होता है हमने मतलब पीछे के लेक्चर हैं उनमें इसको कवर कर लिया था, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग के 8 कण कोनों पे उपस्थित हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में कि जो कोने पर उपस्थित कण होते हैं उनका इस एकक कोष्टिका में योगदान जो होता है एक कण के लिए 1/8 होता है। तो 8 कण के लिए 1/8 होगा, ठीक है। तो 8 से 8 कट 1 बराबर 1, यानी जेड का मान जो आया 1 आया, ठीक है। यानी यहाँ मतलब कण तो इसमें 8 यहाँ उपस्थित है इसके कोने पे, लेकिन जो इसमें अपना प्रभाव डाल रहे हैं कण, मतलब सभी का थोड़ा थोड़ा भाग डाल रहा है और केवल एक कण के बराबर ही एक एकक कोष्टिका में उनका योगदान होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो जेड बराबर आप लोग समझ जाइएगा कि एससीसी के लिए 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग हमेशा ये चीज़ें मतलब ये जेड बराबर जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब हमेशा ये जरूरत पड़ेगी, या आप लोग के मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा आप लोग के एग्जाम में उसमें भी पूछ सकते हैं कि जो आंध्र एकक कोष्टिका होती है यानी एससीसी होती है, जिसको सरल एकक कोष्टिका भी बोलते हैं, और एकक कोष्टिका का मैं नाम ले रहा हूँ तो यहाँ समझिए कि घनीय, ठीक है, आंध्र घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। तो उसके लिए जो जेड होता है यानी प्रभावी कण का मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हम लोग का मान लीजिए एक मतलब
ये नॉर्मल फिगर है, अगर इसको हम 3D में लें, ठीक है, अगर हम 3D में लें, घनीय रूप में लें, तो देखिए ये जो कण हैं आपस में सटे हुए हैं, लाइक इस तरह, देखिए लाइक इस तरह आपस में ये सटे हुए हैं ये दो कण। या इसको भी ले ले तो ये नीचे की तरफ आपस में ये सटे हुए हैं, यानी प्रत्येक कण एक मतलब एक दूसरे से सटा हुआ। अगर इन दो कणों को ले, ठीक है, तो ये कण और ये कण आपस में, ये दोनों कण ये और ये सटे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस फलक को लेकर, ठीक है, इन दो कणों को लेकर इसकी संकुलन क्षमता की गणना की जाए तो चलिए मान लीजिए यह कण ये है और यह कण ये है, ठीक, इस प्रकार होंगे, इनके केंद्र ये होंगे, ठीक है। और मान लेता हूँ, चलिए इसका थोड़ा बड़ा फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों कणों को मैं लेता हूँ, ठीक है, इस फलक को मैं लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस फलक को मैं लेकर, ठीक है, एक चित्र बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस फलक को लेकर मैं एक चित्र बनाता हूँ, देखिए इसको थोड़ा बड़ा सा फिगर बना लेता हूँ। मान लीजिए यह कण है, ठीक है, और इस कण का एक फिगर बनाता हूँ। इस तरह कुछ कण मतलब आपस में ये दोनों सटे हुए हैं 3D फिगर में। ये तो हम लोग का नॉर्मल फिगर है, ठीक है। तो देखिए इनका, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। मान लीजिए इसके केंद्र दोनों ये जो डायमेंशन से मिले हुए, इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये मिले हुए, ठीक है। तो इनके बीच की तो दूरी, पूरी जो दूरी है ए है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो डायमेंशन है वो ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी ए है। लेकिन अब यहाँ इसका केंद्र देखिए, इसका मतलब इसकी ये वृत्त हो गया, एक तरह से ये वृत्त हो गया, तो इसकी त्रिज्या कुछ अलग, इसकी त्रिज्या कुछ अलग। यानी यहाँ हम कह सकते हैं अगर ये पूरी ए है, अगर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर है और ये यहाँ से यहाँ तक आर है, मतलब एक गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है। और पूरा ये जो पूरी दूरी है कितने के बराबर है, ए के बराबर है, हमने यहाँ देखा, ठीक है, ए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए बराबर 2r है, ठीक है, ए बराबर क्या है, 2r है, ठीक है। हमने यहाँ ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लिया। सेम हम आगे भी जितनी भी मतलब आगे चलकर जो भी घनी FCC हो गई या VCC हो गई, उसमें भी हम ए और आर के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। ए और आर के बीच में रिलेशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने पैकिंग एफिशिएंसी जो मतलब संकुलन क्षमता का हमने फार्मूला देखा, Z गुणे 4/3 पाई RQ बटा AQ। देखिए अगर हम ये RQ और AQ में संबंध निकाल लेंगे तो आसानी से ये कट जाएगा और हम लोग का आसानी से आंकिक मान निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम A और R के बीच में हर मतलब जितनी भी होंगी उसमें हम क्या करेंगे कि संबंध निकालेंगे। तो यहाँ हमने A और R के बीच में संबंध निकाल लिया। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी आप दो कण लेंगे, इस भी फलक के दो कण ले लेंगे, ठीक है, उनके बीच की जो दूरियां हैं, ठीक है, उनको लेकर और ये डायमेंशन को लेकर, ठीक है, आप आसानी से A और R में संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको ए और आर में संबंध मालूम चल गया कि मैंने कैसे निकाला। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए हम संकुलन क्षमता इसका निकालना है, तो हम संकुलन क्षमता के अनुसार परिभाषा मतलब जो हमने दिया और उसके अनुसार जो हमने फार्मूला निकाला, उसका जो यहाँ फार्मूला है रख कर, ठीक है, संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। संकुलन क्षमता यानी कोष्ठ में हम PE लिख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, इक्वल टू, हमने देखा इसका फार्मूला क्या होता है, Z, देखिए Z गुणे 4/3, ठीक है, पाई RQ, ठीक है, होल बटा में क्या होगा AQ, ठीक है, ये होगा और गुणे 100। अब देखिए इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं सारा मान, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि SCC के लिए Z बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम SCC के लिए निकाल रहे हैं सरल जो हम लोग की आंतरिक कोष्ठिका यानी सरल एकक कोष्ठिका है, उसके लिए संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो Z का मान होता है वह 1 होता है। तो Z के जगह पे हम 1 रख लेंगे, तो मैंने यहाँ Z के जगह पे 1 रखा, ठीक है, और गुणे, ठीक है, उसके बाद 4/3, ये तो हम लोग कांस्टेंट थे तो इसको इसी तरह रहने देते, पाई RQ, पाई और ये RQ को RQ में रख देता हूँ और बट्टा में। अब देखिए बट्टा में यही लॉजिक है। देखिए A बराबर 2R है और हम लोग का फार्मूला होता है AQ, ठीक है। अब चूंकि A की जगह हम 2R लिख सकते हैं, तो ये जो A है इसके जगह हमने 2R लिख दिया। कैसे लिखा, क्योंकि हमने यहाँ निकाला था कि जो A है, ठीक है, A 2R के बराबर है और यहाँ AQ है, तो A की जगह हम A की जगह 2R लिख सकते हैं और यहाँ AQ है तो इसका Q हम कर देंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ R कर दिए, आसानी से ये कट जाएगा आपस में। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार मैं और फिर से समझाना चाहूँगा, चूँकि हमने यहाँ A और R के बीच में रिलेशन निकाला और A R के बीच में रिलेशन निकाला, तो देखिए फार्मूला के अनुसार संकुलन क्षमता जो होता है पैकिंग एफिशिएंसी का
अब देखिए जो फार्मूला होता है पीई यानी पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता का, वो जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू होता है। तो किसी तरह हम ए क्यू को आर के रूप में चेंज कर दे तो आसानी से ये कट जाएगा और हम लोग का एक आंकिक मान निकालने में हम संभव हो जाएंगे। तो हमने वही किया है, यहाँ पे हमने ए और आर के बीच में रिलेशन निकाले कि ए बराबर 2r है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे संकुलन क्षमता पीई बराबर जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुणे 100। और देखिए या पीई बराबर जेड का मान एससीसी यानी आंध्र एकक कोष्टिका यानी सरल एकक कोष्टिका के लिए 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो उसको सेम इसी जगह पे रख देंगे। ठीक है, फार्मूला और होल बटा में ए क्यू होता है। तो ए क्यू चूंकि ए बराबर 2r है तो एक जगह हम 2r लिख सकते हैं। ठीक है, हमने निकाला यहाँ की ए बराबर 2r है तो एक जगह हम 2r या 2r की जगह ए रख सकते हैं। तो हमने यहाँ एक जगह 2r रख दिया और यहाँ ए क्यू है तो हमने इसका क्यू कर दिया, और ये गुणे 100 है तो गुणे 100 हमने सेम उसी तरह रख लिया। अब चलिए पीई बराबर आगे हम इसी तरह सेम चलते जाते हैं। देखिए यहाँ एक इसमें 1 से गुणा होगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 4/3 है तो ये 3 क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मैं नीचे सीधे ले लेता हूँ 4 और बटा में ये 3 हम लोग का क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, लेकिन चलिए इसको अभी ऊपर ही ले लेता हूँ 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर क्यू। ठीक है दोस्तों, और बताइए देखिए अब इसका क्यू करेंगे तो ये 2 4 4 दोनों का 8 क्या हो जाएगा 8 आर क्यू हो जाएगा और ये गुणे 100। ठीक है, अब देखिए आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्या क्या मान बचेगा, पीई बराबर हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 4/3 पाई आर क्यू है तो ये 4/3 है तो हम लोग का ये नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए 4/3 है और होल बटा में ये 8 है। ठीक है, ये होल बटा में 8 है ना नीचे, तो देखिए अब इसका अगर हम ये मतलब अंश 8 है तो इसका हर मान सकते हैं, हर तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए 8 तो ये अंश के रूप में होती है, इसका हर हम 1 मान सकते हैं, इसका मतलब 8 ही है। ठीक है, 3 है तो इसको हम बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 है तो हमने इसका बटा 1 कर लिया। अब देखिए ये होल बटा में, तो अगर ये पूरा मान ऊपर जाएगा तो उलट कर गुणा हो जाएगा, यानी 4/3 और गुणे ये उलट कर हो जाएगा 1/8, यानी हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये जो मान है ठीक है 4 गुणे 4 बटा में 3 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा में 3 गुणे 8। ठीक है, और ये पाई तो ऊपर ही है तो चूंकि पाई का एक कांस्टेंट मान भी होता है तो इसको हम पाई को हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इंटू आप लगा दीजिए, इंटू मीन्स यहाँ पे गुणा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंटू है, इंटू मीन्स वही गुणा। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 गुणे, अब देखिए यहाँ पाई का मान 3.14 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और आर तो हम लोग का खत्म हो गया। अब चलिए इसका हम इसको मतलब आप लोग 4 दूना 8 इसको कटाएंगे, फिर उसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, और जो आएगा उसमें 3 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, और ये आप लोग का है गुणे 100 हो गया, यानी इसको अब आप सॉल्व करेंगे जो 3.14 बटा 3 गुणे 2 है। चलिए इसको फिर मैं एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, 3.14 बटा ये 3 दूना का हम लोग का 6 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का 3 दूना का 6 हो गया और गुणे 100 ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे इस मान को तो ये हम लोग का निकल कर आएगा। ठीक है, 52.4, आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लीजिएगा, ये 52.4 आएगा। ठीक है, तो जो फाइनली हम लोग का जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा, ठीक है, यानी संकुलन क्षमता होगा आंध्र एकक कोष्टिका के लिए 52.4 होगा। जी हाँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 52.4 आ जाएगा। तो इस तरह इसके लिए आप संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आंध्र एकक कोष्टिका के लिए। अब देखिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो इसका मैंने शुरू में आपको बताया दूसरा जो, ठीक है, दूसरा जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए, उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। चलिए इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ हमने आंध्र एकक कोष्टिका का चित्र बनाया। ठीक है, इसमें मान लीजिए डायमेंशन ए है। ठीक है, ए है तो चूंकि एक घन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सारी मतलब भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये घनीय टाइप का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ अगर हम किन्हीं दो इस चीज़ों को ले, 2 अवयवी कणों को ले, ठीक है, 2 गोलों को ले, तो चूंकि हम जानते हैं कि 3D में क्या होंगे कि एक दूसरे से सटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह मान लीजिए दोनों गोले आपस में इस तरह सटे हुए हैं। ठीक है, ये आपको चित्र भी अगर एग्जाम में इसका आ जाए तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आपने दिखा दे कि इस फलक में से हमने इन 2 कणों को लिया। ठीक है, जो इस तरह कुछ सटे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनका मतलब इसका केंद्र, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ए है। ठीक है, और यहाँ से बीच की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर है। ठीक है, यानी हम लोग का जो मतलब ए बराबर हो जाएगा वो 2r के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, यानी आर प्लस आर, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2r हो जाएगी। और पूरी दूरी हमने जाना है कि इसके अनुसार कि कितनी है, ए है, तो ए बराबर वही 2r हो जा रहा है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ हम संकुलन क्षमता यानी पीई बराबर जानते हैं कि जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुणे 100 होता है, ठीक है। तो पीई बराबर चूंकि जेड का मान यहाँ हम लोग की एससीसी यानी आंध्र एकक कोष्टिका यानी सरल एकक कोष्टिका के लिए 1 होता है। हमने ये पिछले ही लगभग तीसरे की चौथे लेक्चर में इसको मतलब हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने ऊपर आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसके लिए जेड बराबर 1 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलेंगे बीसीसी एफसीसी में, तो उसके लिए जेड बराबर कुछ अलग होगा, ठीक है। तो उसका जेड के लिए उसका मतलब 1 नहीं होगा, उसका कुछ अलग होता है, तो उसका जो मान होता है यहाँ पे वो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एससीसी यानी आंध्र एकक कोष्टिका के लिए 1 होता है तो 1 रख दिए, ठीक है। ये 4/3 पाई आर क्यू है तो 4/3 पाई आर क्यू रख दिए बटा। अब देखिए यहाँ ए क्यू है, अब देखिए यहाँ ए क्यू को अगर आर के रूप में लिख दे तो ये ऊपर वाला आर कट जाएगा। तो चूंकि हमने यहाँ देखा कि ए बराबर 2r है, तो यहाँ ए क्यू है तो ए की जगह हम 2r रख देंगे और क्यू है तो क्यू कर देंगे, यानी 2r का क्यू हो जाएगा। अब देखिए 4/3 इंटू, अब देखिए यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यू, यानी यहाँ देखिए गुणा है 4/3 गुणे पाई गुणे आर, ठीक है। तो ये इसी तरह लिख दिया जाता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसी तरह लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग फार्मूला लिखते हो ना 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 4/3 गुणे पाई गुणे आर क्यू। तो इस तरह बार बार गुणा नहीं लिखा जाता है, इसी तरह लिख दिया जाता है, आप सब लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। बट्टा में अब देखिए 2r है, इसका क्यू है तो इसका आप क्यू करेंगे तो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये गुणे 100 तो गुणे 100 आर क्यू से आर क्यू खत्म, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का 4/3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा और गुणे ये तो 8 है, ये है नीचे। और ये देखिए पाई का मान हम लोग का 3.14 हो जाएगा और ये गुणे 100 तो गुणे 100 हो गया, यानी 4 गुणे 3.14 बटा 3 गुणे 8 गुणे 100, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा 2, यानी ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी 3.14 बटा 6 और गुणे ये 100 यानी 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का जो पीई का मान होगा यानी संकुलन क्षमता का जो मान होगा 52.4 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा 52.4 जो संकुलन क्षमता एससीसी के लिए होता है, ठीक है। यानी सरल एकक कोष्टिका जो होती है सरल घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है, जिसे हम आंध्र एकक कोष्टिका भी बोलते हैं, उसके लिए जो संकुलन क्षमता होती है 52.4 होती है। आप लोग के एग्जाम में भी यह कभी कभी बहुविकल्पीय के रूप में पूछ देता है, या इसका ये तीनों इस प्रकार से 3 चीज़ों का निकालेंगे जो आप लोग की बुक में भी दिया हुआ है, और तीनों में से एक डेरिवेशन 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो आई होप इसके लिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेरिवेशन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नीलेश क्लासेस सीधे डाउनलोड कर वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 499 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट, जी हाँ गाइस 12 के सारे सब्जेक्ट के बेस्ट क्वालिटी में नोट्स मिल जाएंगे। तो बस थैंक यू।